Hello everyone, I am Dr. Rima Srivastav, Assistant Professor, Department of Botany, Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya, Jaipur, welcomes you all in 3 days national workshop on CSIR UGC NET JRF LS preparation in life sciences. I am very thankful to organizers and team of Botany for You for giving me this opportunity to be a part of this national workshop. Today we are going to study about the DNA damages and repair mechanism. One more important thing is that I have prepared the presentation in English language, but for the convenience of most of the student I will use Hindi language for explanation. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज का मतलब है डीएनए को कोई हार्म होना। अब इसके क्या कॉजेज हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चेंजेस इन इनहेरिटेबल ट्रेट्स रिजल्ट फ्रॉम रैंडम म्यूटेशन रादर देन बाय अडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। सबसे पहले तो ये दो टर्म्स हैं, डीएनए डैमेज और म्यूटेशन। दोनों में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंजेस एनवायरनमेंट के थ्रू, या कभी ये नेचुरल भी होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं या इंड्यूस्ड होते हैं। इसी तरीके से डीएनए डैमेज भी म्यूटेशन का ही पार्ट है, लेकिन दोनों में ये कॉमन है कि चाहे डैमेज हो चाहे म्यूटेशन हो, दोनों में ही डीएनए में चेंजेस आते हैं, उसके जीन सीक्वेंस में चेंज आते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि म्यूटेशन जो होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जबकि डीएनए डैमेज रिपेयर हो जाते हैं। सो म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ चेंज इन डीएनए बेस पेयर और अ चेंज इन द क्रोमोसोम इज प्रोड्यूस्ड। म्यूटेशन वह प्रोसेस है जिसमें डीएनए के बेस पेयर में चेंज आता है या क्रोमोसोम में चेंज आता है। म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस भी होते हैं और इंड्यूस्ड भी होते हैं। इंड्यूस्ड म्यूटेशन म्यूटाजेंस के थ्रू होते हैं। डिफरेंट टाइप के म्यूटाजेंस को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें उस डीएनए में चेंजेस देखने में मिलते हैं। दो डीएनए इज जनरली स्टेबल, इट्स फिडेलिटी इज मेंटेन्ड थ्रू इनहेरेंट स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। यद्यपि डीएनए जो होता है ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर है और इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी मेंटेन रहती है, लेकिन जब इस पे कोई म्यूटाजेनिक एजेंट इफेक्ट करता है या उससे डीएनए प्रभावित होता है तो डीएनए में डैमेज उत्पन्न होते हैं। Therefore, for maintaining chromosomal integrity, an effective repairing mechanism is essentially required. तो क्रोमोसोम की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, यानी कि उसमें चेंजेस ना हो, रिपेयर मैकेनिज्म भी होते हैं। डीएनए डैमेज 4 तरीके से होता है: स्पॉन्टेनियस, फिजिकल, केमिकल एजेंट्स के थ्रू या डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होने से। रेप्लिकेशन के दौरान क्या एबनॉर्मेलिटी हो सकती है? मान लीजिए कोई नया स्ट्रैंड बना, तो हो सकता है उसमें एडेनिन के अपोजिट थाइमीन बेस पेयर ना हो, उसकी जगह ग्वानीन आ जाए, तो वहाँ पे मिसमैच पेयरिंग हो जाती है। तो ये रेप्लिकेशन या रिकॉम्बिनेशन के दौरान होने वाली एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ये सभी फैक्टर डीएनए मॉलिक्यूल के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं। म्यूटेशन 2 टाइप्स का होता है: स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है: सब्स्टिट्यूशन थ्रू स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, या इसे एडिशन और डिलीशंस भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट हैं: ट्रांजिशन म्यूटेशन या ड्यू टू टॉटोमेरिज्म, और सेकेंड पार्ट है इसका ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज फिजिकल म्यूटेशन और रेडिएशंस further divided into 2 parts: ultraviolet radiation and X-rays. And chemical mutation categorized into 3 parts:
First is base analogues, second is base modifying agents, and third is intercalating agents. टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज, ये जितने भी म्यूटेशन हैं ये डीएनए में डैमेज लाते हैं। अब इसमें या तो सिंगल बेस में ऑल्टरेशन होगा, सिंगल बेस का मतलब है या तो सिर्फ एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, सिर्फ एक बेस में चेंज आएगा, तो इसे हम सिंगल बेस ऑल्टरेशन कहते हैं। एक बेस में चेंज जो है वो डीप्यूरिनेशन से आता है, डीएमिनेशन से आता है। डीप्यूरिनेशन का मतलब होता है एक प्यूरिन का रिमूव हो जाना, डीएमिनेशन का मतलब है एक अमोनिया मॉलिक्यूल का रिमूव हो जाना। डीएमिनेशन के थ्रू साइटोसिन यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है। यूजुअली साइटोसिन ग्वानिन के साथ में बेस पेयरिंग करता है। और यूरेसिल जो होता है ये आरएनए का प्रोडक्ट है, आरएनए में प्रेजेंट होता है थाइमीन की जगह। तो जैसे ही साइटोसिन यूरेसिल में कन्वर्ट होता है, ग्वानिन यूरेसिल के साथ पेयरिंग करता है और ये एक मिसमैच पेयरिंग हो जाती है। सिंगल बेस ऑल्टरेशन एल्काइलेशन ऑफ बेसिस की वजह से होता है, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की वजह से होता है, और बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेशन की वजह से। सेकेंड है टू बेस ऑल्टरेशन। टू बेस ऑल्टरेशन का मतलब है दो बेसिस में चेंज आना, जैसे दो एडेनिन में दो थाइमीन, दो ग्वानिन या दो साइटोसिन, या एडेनिन ग्वानिन में, थाइमीन साइटोसिन में दो बेसिस जब इन्वॉल्व होंगे डैमेज में तो वो टू बेस ऑल्टरेशन कहलाता है। ये होता है यूवी लाइट की वजह से जिसमें थाइमीन थाइमीन डाइमर बन जाते हैं, या बाई फंक्शनल एल्काइलेटिंग एजेंट की वजह से जिसमें क्रॉस लिंकेज हो जाता है। चेन ब्रेक का मतलब है डीएनए की चेन का टूटना। इसके तीन रीजन होते हैं: आयोनाइजिंग रेडिएशन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ बैकबोन एलिमेंट, एंड ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। लास्ट है इसमें क्रॉस लिंकेज। क्रॉस लिंकेज के दो एग्जाम्पल हैं: बिटवीन बेसेस इन सेम और अपोजिट स्ट्रैंड, बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट इज हिस्टोन्स। तो ये सारे आपके टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन नेचर में अपने आप से प्रेजेंट होते हैं। इसमें किसी भी फिजिकल या केमिकल म्यूटाजेनिक एजेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये नेचर में अपने आप से होते हैं। They may occur by errors in cellular processes like replication or by action of mutagens in the environment. ये सेलुलर प्रोसेस के दौरान जो एरर होते हैं उनकी वजह से उत्पन्न होते हैं, या फिर नेचर में जो म्यूटाजन है, जैसे यूवी रेडिएशन है जो सनलाइट में होता है, सनलाइट की वजह प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में चेंज आते हैं। There are several ways that brings alteration in DNA and cause mutation. The first one is substitution. Substitution is very common mutation. Substitution का मतलब होता है किसी चीज का रिप्लेसमेंट। इसमें रेप्लिकेशन के दौरान रॉन्ग बेस पेयरिंग हो जाती है। ये दो प्रकार से होता है: ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ट्रांजिशन म्यूटेशन में क्या होता है कि एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस हो जाता है, या एक पायरिमिडीन दूसरे पायरिमिडीन से रिप्लेस हो जाता है। मान लीजिए एडेनिन की जगह ग्वानिन आ जाएगा और थाइमीन की जगह साइटोसिन आएगा। तो जैसे ही बेस पेयरिंग चेंज होगी वैसे ही जीन का सीक्वेंस बदल जाता है, और जैसे ही सीक्वेंस बदलेगा तो वो जिस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कैरेक्टर चेंज हो जाता है, तो प्रोजेनीज में म्यूटेशन या डिफरेंस उत्पन्न होता है। इसे हम ट्रांजिशन कहते हैं, यानी प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन और पायरिमिडीन रिप्लेस्ड बाय अनदर पायरिमिडीन। ये आप देख सकते हैं ट्रांजिशन में एडेनिन ग्वानिन से चेंज हो सकता है या ग्वानिन एडेनिन से। इसमें 4 पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं। AT जो है वो GC में बदल जाएगा,
GCAT में बदल जाएगा, TACG में बदल जाएगा या CGAT में बदल जाएगा। नेक्स्ट है ये ट्रांजिशन म्यूटेशन आर वेरी कॉमन, ऑलमोस्ट ऑल्दो मोस्ट ऑफ देम आर रिपेयर्ड बाय वेरियस प्रूफ रीडिंग फंक्शन। ये बहुत कॉमन म्यूटेशन है और ये प्रूफ रीडिंग फंक्शन के थ्रू रिपेयर भी हो जाते हैं। आफ्टर रेप्लिकेशन द एरर इज रिटेन्ड इन वन स्ट्रैंड एंड इनहेरिटेड इन द प्रोजेनी व्हाइल द अदर स्ट्रैंड रिमेन्स नॉर्मल। इसका मतलब है कि जो चेंज आया एक स्ट्रैंड में वो तो प्रोजेनी में इनहेरेंट होगा, जबकि अदर स्ट्रैंड तो नॉर्मल होगा क्योंकि चेंज हमारा एक स्ट्रैंड में सिंगल बेस में आया है। तो जब रेप्लिकेशन हुआ तो जो जाएंगे तो हमारे दोनों ही प्रोजेनी में, लेकिन एक नॉर्मल रहेगा और एक म्यूटेंट रहेगा। इन सेकेंड जनरेशन ये पॉसिबल है कि रेप्लिकेशन के बाद में जो दूसरा प्यूरिन रिप्लेस हुआ था या पायरिमिडीन वो पहले वाले से सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो हमें वो प्रीवियस जो सीक्वेंस है वो हमें वापस भी मिल सकती है आफ्टर रिपेयरिंग। सेकेंड है इसका ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ट्रांसवर्जन म्यूटेशन में क्या होता है, प्यूरिन पायरिमिडीन से रिप्लेस हो जाता है या पायरिमिडीन प्यूरिन से। या आप देख रहे हो ये ट्रांसवर्जन है, थाइमीन एडिनिन में चेंज हो सकता है, ग्वानिन साइटोसिन में हो सकता है, या थाइमीन ग्वानिन में चेंज हो सकता है और एडिनिन साइटोसिन में चेंज होता है। तो जब प्यूरिन पायरिमिडीन में या पायरिमिडीन प्यूरिन में चेंज होगी तो इसे हम ट्रांजिशन म्यूटेशन कहते हैं और इसमें 8 टाइप के चेंजेस पॉसिबल हैं। ATTA में बदल जाएगा, ATGC में बदल सकता है, GCCG में बदल सकता है, GCTA में बदल सकता है, ATTA में बदल सकता है, TAGC में बदल सकता है, CGGC में और CGAT में भी चेंज हो सकता है। ये होते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, यानी एक कोई भी बेस दूसरे बेस से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस। जब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन केमिकल्स के थ्रू होते हैं तो इन्हें स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंजेस कहते हैं। इसमें दो मोस्ट कॉमन जो इवेंट हैं वो डीप्यूरिनेशन और डीएमिनेशन होता है। डीप्यूरिनेशन का मतलब है एक प्यूरिन का रिमूव होना, डीएमिनेशन का मतलब होता है एक अमाइनो ग्रुप का रिमूव होना। डीप्यूरिनेशन में प्यूरिन कोई भी हो सकती है, या तो एडिनिन हो सकती है या ग्वानिन हो सकती है और ये डीएनए से रिमूव हो जाती है। इसमें बेस और डीऑक्सीराइबो शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और प्यूरिन रिमूव हो जाती है। डीएमिनेशन में अमाइनो ग्रुप जो है वो बेस से रिमूव हो जाता है। आप जानते हो अमाइनो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, इसका मतलब जो अमीनो ग्रुप है वो बेस में ही प्रेजेंट है और जब वो उसमें से रिमूव हो जाता है तो उसे डीएमिनेशन कहते हैं। इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन प्रोड्यूसेस यूरेसिल। यूरेसिल डीएनए का एक नॉर्मल बेस नहीं होता, इट इज कॉमन इन आरएनए। DNA of both prokaryotes and eukaryotes contain relatively small amount of the modified base 5-methyl cytosine in place of the normal base cytosine। 5-methyl cytosine जो है ये साइटोसिन का ही मॉडिफाइड बेस है और इसका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है। अब जब 5-methyl साइटोसिन का डीएमिनेशन होता है तो ये थाइमीन प्रोड्यूस करता है। थाइमीन डीएनए का एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है, सो देयर आर नो रिपेयर मैकेनिज्म दैट कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट सच म्यूटेशन। तो यहाँ पे इनके लिए कोई भी रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है जो ये डिटेक्ट करे और इस म्यूटेशन को करेक्ट करे। एज ए कंसिक्वेंसेस डीएमिनेशन ऑफ 5-methyl cytosine results in CG to TA transition। जैसे ही 5-methyl cytosine का डीएमिनेशन होता है तो जहाँ पे साइटोसिन और ग्वानिन की बॉन्डिंग थी वहाँ पे ट्रांजिशन हो जाता है थाइमीन और एडिनिन का, क्योंकि अभी हमने बात की कि जब 5-methyl cytosine में
डीएमिनेशन होगा तो वो थाइमीन बनाएगा, और जैसे ही थाइमीन बनेगा तो वो ग्वानीन से बॉन्डिंग नहीं करेगा, वो एडेनिन से करेगा। और जैसे ही सीजी की जगह पे टीए बॉन्डिंग होगी, वहां पे जीन सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। Because significant proportion of other kinds of mutation are corrected by repair mechanism, but 5-methyl cytosine deamination mutation are not. बाकी म्यूटेशन करेक्टेड हो सकते हैं रिपेयर मैकेनिज्म से, लेकिन 5-methyl cytosine deamination नहीं होता. Locations of 5-methyl cytosine in the genome often appear as mutational hotspot. ये याद रखिएगा, अगर आपके पास ये एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि म्यूटेशनल हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं तो जीनोम में, तो आप वहां पे लिखोगे कि 5-methyl cytosine जब जीनोम में जहां पर प्रेजेंट होता है वो म्यूटेशनल हॉटस्पॉट होता है, क्योंकि ये वाला म्यूटेशन डिटेक्ट नहीं होता और इसको रिपेयर करने में भी प्रॉब्लम आती है. That is, nucleotide where a higher than average frequency of mutational occur. Mutational hotspot वो जगह है जहां पर एवरेज फ्रीक्वेंसी जो म्यूटेशन की होती है कि यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी है म्यूटेशन होने की, तो वो ज्यादा होती है म्यूटेशनल हॉटस्पॉट में. ये डायग्राम है डीप्यूरिनेशन और डीएमिनेशन के, आप देख सकते हो. ये आपका शुगर मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजनस बेस अटैच है, ये फॉस्फेट ग्रुप है. जैसे ही ये प्यूरिन यहाँ से रिमूव होगा, यानी ग्वानिन रिमूव हो गया, तो ये डीप्यूरिनेटेड शुगर बन जाती है. डीएमिनेशन, ये साइटोसिन का अभी हमने बात की. जैसे ही साइटोसिन यहाँ से ये अमोनिया ग्रुप रिमूव होगा यहाँ पे, और ये डीएमिनेशन में यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी साइटोसिन जो है वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है. ये आपका साइटोसिन यूरेसिल में चेंज हो रहा है, और 5-methyl साइटोसिन जो है ये थाइमीन में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर डीएमिनेशन. नेक्स्ट आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, वन और मोर न्यूक्लियोटाइड्स डिलीट हो जाते हैं या इंसर्ट हो जाते हैं डीएनए में, तो इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को हम डिलीशन और एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं. जैसे ही कोई नया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिलीट होगा या इंसर्ट होगा, पूरा रीडिंग फ्रेम जो डीएनए का है वो चेंज हो जाता है, और उसके जो फंक्शन होते हैं पर्टिकुलर पार्ट के वो चेंज हो जाते हैं. Therefore, such mutation that result from shifting in reading frame backward or forward by one or more nucleotide is called frame shift mutation. अभी आगे हम डायग्राम में समझेंगे कि हम इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्यों कहते हैं, इसका पर्टिकुलर ये नाम क्यों है, क्योंकि रीडिंग फ्रेम में बैकवर्ड या फॉरवर्ड किसी भी डायरेक्शन में चेंजेस हो सकते हैं, और ये वन और मोर न्यूक्लियोटाइड की शिफ्टिंग की वजह से होता है. इसमें एडिशन और डिलीशन स्पॉन्टेनियस होते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन. अब आप देखिए कैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है. ये नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन में ये इसके कोडॉन्स हैं. जैसे ही इसमें एडिशन हुआ GGTG, यहाँ पे क्या था GGTC, अब GGT थी CTC थी. हम जानते हैं कोडॉन ट्रिपल ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड, इसमें 3 होती हैं आपकी यूनिट. यहाँ पे चेंज हो गई GGT GCT. जैसे ही ये चेंज होगा तो ये पूरा रीडिंग फ्रेम जो है ये चेंज हो जाता है, और यहाँ पे ये सारे कोडॉन्स बदल गए. CCA GAG, यहाँ पे हो गया CCA CGA GGA. पूरी आपकी फ्रेम शिफ्ट, ये जो रीडिंग है डीएनए का, ये आपका चेंज हो जाता है, इसलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं. ये देखिए यहाँ पे डिलीशन हो गया, तो अगर एक्स्ट्रा आ गया तब भी, या कोई ये पूरा मिसिंग हो गया तो यहाँ कोई फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ. अगर आपका पूरा एक ये कोडॉन निकल जाता है तो कम चेंजेस आते हैं. जैसे ये मीथियोनिन है, लाइसिन है, ये फिनाइल है, ग्लाइसिन है, ये स्टॉप कोडॉन है. UAA जो स्टॉप कोडॉन है,
डिलीशन में जैसे ही तो ये पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे कहीं भी अब स्टॉप कोडॉन, इसमें अगर एक्स्ट्रा आ गया तो स्टॉप कोडॉन मिस हो गया, यहाँ से CUA आ गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो पूरी रीडिंग फ्रेम DNA का चेंज हो जाता है, इसीलिए इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। ये इसका फर्दर दूसरा डायग्राम है। आप इसमें से कोई भी डायग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन वो म्यूटेशन है जो किसी ट्रीटमेंट के थ्रू होते हैं, जैसे केमिकल या फिजिकल म्यूटाजेंस के थ्रू। फिजिकल म्यूटेशन या रेडिएशन। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडिएशंस की। रेडिएशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल म्यूटाजेंस में। Radiations damage the DNA molecule fall in the wavelength range below 340 nm। जब रेडिएशंस जो होते हैं ये डैमेज करते हैं डीएनए को जब वेवलेंथ हमारी 340 नैनोमीटर से कम होती है। इसके एग्जाम्पल है यूवी रेज, एक्स रे, वाई रे, अल्फा, बीटा, कॉस्मिक रेज। इन सभी रेज की वजह से म्यूटेशन होता है। लिविंग सेल में जब रेडिएशन होता है तो डैमेज होगा, और ये डैमेज प्रोटीन में, लिपोप्रोटीन्स में, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, जितने हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या और छोटे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, उनमें ये डैमेज होता है। इसका कारण ये है कि जो सेल्यूलर वाटर होता है, यानी सेल में प्रेजेंट वाटर है, उसकी रेडियोलिसिस हो जाती है और उसमें आयोनाइजेशन हो जाता है या फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। जैसे ही फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो वो इन मॉलिक्यूल्स में डैमेज प्रोड्यूस करता है। पहले बात करेंगे हम इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज डैमेज इन द डीएनए डुप्लेक्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फेजेस। यूवी रेज जो होती हैं ये डीएनए मॉलिक्यूल को पर्टिकुलर टारगेट करती हैं, ये प्रोटीन्स को टारगेट नहीं करती। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है आरएनए का, ये डीएनए के काफ़ी सिमिलर होता है। The excited DNA leads to cross-linking, single-strand breaks and base damage as minor lesion and generation of nucleotide dimer as a major one. UV रेडिएशन की वजह से क्रॉस लिंकिंग और सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक या बेस डैमेज जैसे ये इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड डाइमर बनने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। प्यूरीज जो होती हैं वो ज़्यादा रेडियो रेजिस्टेंट होती हैं इन कंपैरिजन टू द पायरिमिडीन। इसीलिए थाइमीन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है साइटोसिन के कंपैरिजन में। अब रिएक्टिव से मतलब है कि ये बहुत जल्दी यूवी रेडिएशन को रिस्पॉन्स देता है। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा थाइमीन डाइमर बन जाते हैं, और जैसे ही थाइमीन डाइमर बनता है डीएनए हेलिक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि दोनों थाइमीन एक दूसरे को पुल करेंगे एक दूसरे से, और जो एडेनिन के संग उसका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। जैसे ही वो पुल करते हैं एक दूसरे को, यानी एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, तो एडेनिन के साथ में थाइमीन के बॉन्ड टूट जाते हैं और थाइमीन आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये देखिए अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, ये इन दोनों के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है थाइमीन और एडेनिन का, और थाइमीन के बीच में बॉन्ड बन जाता है और ये थाइमीन डाइमर बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, ये थाइमीन डाइमर बन गए। लेकिन इसमें रिपेयरिंग होना पॉसिबल होता है, इसका रिपेयर पॉसिबल है। ये थाइमीन डाइमर बन गए हैं। नेक्स्ट आता है इसमें एक्स रेज। द ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फेट एस्टर लिंकेज इन द डीएनए इज कॉज्ड बाय एक्स रेज। फॉस्फेट एस्टर लिंकेज जो डीएनए में होते हैं वो एक्स रेज से टूट जाते हैं, और ये जो ब्रेक होता है ये आपको एक से ज़्यादा जगह पर दिखाई दे सकता है। A large number of bases are deleted or rearranged in the DNA molecule. The X-ray may break the DNA either in one or both strand. जो DNA हैं
वो एक स्ट्रैंड या दोनों स्ट्रैंड में टूट सकता है। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में ब्रेक होता है तो डीएनए लीथल हो जाता है। The DNA segment between the two breaks is removed resulting in deletion. जैसे ही दो ब्रेक होते हैं वहां पर डिलीशन हो जाता है न्यूक्लियोटाइड्स का। नेक्स्ट कैटेगरी आती है केमिकल म्यूटेशंस। केमिकल के थ्रू जब म्यूटेशन होता है तो उसे केमिकल म्यूटेशन कहते हैं। इनको हम डिफरेंट क्लास में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले आता है बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग का मतलब होता है इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए में जो बेसिस प्रेजेंट हैं उनसे काफी सिमिलर होता है। जैसे बेस एनालॉग का स्ट्रक्चर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन या साइटोसिन के काफी सिमिलर होगा। तो ये जो बेस एनालॉग म्यूटेशन है ये जब म्यूटेशन कॉज करते हैं तो इसमें ऑल्टरनेट स्टेट आ जाती है और ये टॉटोमेराइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें एक नॉर्मल स्टेट होती है और एक रेयर स्टेट होती है। इन ईच ऑफ द टू स्टेट्स द बेस एनालॉग पेयर्स विद डिफरेंट बेस इन डीएनए, सो द बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड। बेस एनालॉग जो होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। मान लीजिए किसी बेस एनालॉग जो है वो साइटोसिन के काफी सिमिलर है तो वो साइटोसिन की जगह ले लेगा और ग्वानिन से बॉन्डिंग कर लेगा नॉर्मल रेप्लिकेशन प्रोसेस में। These compounds have base pairing properties different from the bases. इनकी base pairing properties different होती हैं base से। They replace the bases and cause stable mutation. ये बेसिस को रिप्लेस कर देते हैं और स्टेबल म्यूटेशन कॉज करते हैं। इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है 5-ब्रोमो यूरेसिल 5BRU जो थाइमीन के काफी सिमिलर होता है। ये थाइमीन की तरह फंक्शन करता है और एडेनिन के साथ में पेयरिंग करता है। 5-ब्रोमो यूरेसिल जो होता है इसमें टॉटोमेरिक शिफ्ट होती है। इसमें कीटो ग्रुप से इनॉल ग्रुप में इसका ट्रांजिशन हो जाता है और ये जीसी का कन्वर्जन भी इंड्यूस करते हैं एटी में। ड्यू टू एरर जीसी पेयर इज कन्वर्टेड इनटू BRU पेयर which in turn becomes an AT pair. Due to such pairing, properties of BRU is used in chemotherapy of viruses and cancer. देखिए हमेशा किसी चीज में जो डैमेज है जरूरी नहीं कि वो हार्मफुल ही हो। हम इतनी पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम चीज़ों में कितना अपनी टेक्निक्स में एडवांसमेंट ला सकें। तो ज़रूरी नहीं कि अगर हम किसी चीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो नेचर के लिए हार्मफुल ही हो सकता है किसी एक लिमिट तक वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो जाए। तो ये जो 5-ब्रोमो यूरेसिल है ये इसकी जब पेयरिंग होती है और ये सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है, एडेनिन थाइमिन पेयरिंग करता है या ग्वानिन के साथ में पेयरिंग करता है, तो इसे हम वायरसेस और कैंसर की कीमोथेरेपी में भी यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ पेयरिंग विद ग्वानिन इट डिस्टर्ब नॉर्मल रेप्लिकेशन प्रोसेस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जब ग्वानिन के साथ में पेयरिंग करता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रेप्लिकेशन में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ये आप देख सकते हैं ये थाइमीन है, इसका स्ट्रक्चर ब्रोमो यूरेसिल के काफी सिमिलर होता है। ये ब्रोमो यूरेसिल का कीटो फॉर्म है, यहाँ पे O ग्रुप है, ये इनोल फॉर्म है, यहाँ OH ग्रुप है। ठीक है, ये एडेनिन के साथ में बॉन्डिंग करता है, ये ग्वानिन के इसका कीटो फॉर्म जो है वो एडेनिन के साथ में बॉन्डिंग करता है और इनोल फॉर्म जो होता है ये ग्वानिन के साथ में बॉन्डिंग करता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस मॉडिफाइंग एजेंट। बेस मॉडिफाइंग एजेंट वो होते हैं जो डीएनए के बेसेस, जो चारों बेस हैं उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, बेस एनालॉग क्या होते हैं, वो बेसिस के स्ट्रक्चर के सिमिलर होते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं।
बेस मॉडिफाइंग एजेंट जो चारों बेसेस हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उनमें चेंज लाते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान इनकॉर्पोरेट होते हैं और बेस की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। इसमें 3 एग्जाम्पल है इसके मेजर। एक डीएमिनेटिंग एजेंट है जो नाइट्रस एसिड है। हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट है जैसे हाइड्रोजाइलिन होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। हाइड्रोक्सिलामीन और एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो होता है, इट डीएमिनेट्स द बेस ग्वानिन, साइटोसिन एंड एडेनिन विद डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन डीएनए। ये साइटोसिन को यूरेसिल में कन्वर्ट कर देता है और जैसे ही यूरेसिल आएगा साइटोसिन की जगह, वहां पे ग्वानिन के साथ में इसकी मिसपेयरिंग हो जाती है। डीएमिनेशन, एडेनिन में जैसे ही डीएमिनेशन होगा ये हाइपोजेंथीन में चेंज हो जाता है। ग्वानिन में डीएमिनेशन होता है, ये ज़ैंथीन में चेंज हो जाता है। हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिलामीन जो होता है डीएनए में, साइटोसिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्टिंग बेस व्हेन ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिलामीन। जब हम HA का इंडक्शन करते हैं तो सबसे ज़्यादा साइटोसिन इसको रिएक्ट करता है। HA जो है probably causes hydroxylation of cytosine at amino group giving rise to hydroxyl cytosine which then subsequently pairs with adenine। देखिए ये साइटोसिन है, इसमें हाइड्रोक्सिल एमीन साइटोसिन बनेगा और फिर ये एडेनिन से पेयरिंग करता है। ये हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट होता है, हाइड्रोक्सिलेमीन। नेक्स्ट है एल्काइलेटिंग एजेंट्स। मैनी म्यूटाजेनिक एजेंट्स कैरी 1, 2 और मोर एल्काइल ग्रुप इन अ रिएक्टिव फॉर्म। म्यूटाजेनिक एजेंट्स जो होते हैं बहुत सारे, उनमें 1, 2 या ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं रिएक्टिव फॉर्म में। दीज आर कॉल्ड एज, जब एक होगा तो इसे मोनो फंक्शनल एल्काइलेटिंग एजेंट कहते हैं, जब 2 होंगे तो इसे बाई फंक्शनल एल्काइलेटिंग एजेंट कहते हैं, और जब ज़्यादा होते हैं एल्काइल ग्रुप तो हम इन्हें पॉली फंक्शनल एल्काइलेटिंग एजेंट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डाई इथाइल सल्फेट DES, डाई मिथाइल सल्फेट DMS, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट्स दैट इज MMS। ये आप देख सकते हैं ग्वानिन, जब इसमें MMS एल्काइलेटिंग एजेंट का इंडक्शन होता है तो ये O6 मिथाइल ग्वानिन में चेंज हो जाता है और ये थाइमीन के साथ में पेयरिंग करता है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ में करता है, लेकिन जब MMS से इसका रिएक्शन होता है तो ग्वानिन जो है वो मिथाइल ग्वानिन में चेंज हो जाता है, और मिथाइल ग्वानिन के जो कैरेक्टर्स हैं ये एडेनिन के काफ़ी सिमिलर होते हैं, इसलिए ये थाइमीन से रिएक्ट करता है। तो जहाँ पे GC कॉम्बिनेशन होना चाहिए था वहाँ पे एडेनिन थाइमीन का कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी ग्वानिन साइटोसिन का ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांसवर्जन हो रहा है एडेनिन और थाइमीन में, यानी जो पायरिमिडीन है वो प्यूरिन को रिप्लेस कर देती हैं या प्यूरिन पायरिमिडीन से रिप्लेस हो जाती हैं। नेक्स्ट है इंटरकैलेटिंग एजेंट। इंटरकैलेटिंग एजेंट में कुछ डाइज आती हैं जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करने में यूज करते हैं। इसमें एग्जाम्पल है इसके एक्रिडीन ऑरेंज, प्रोफ्लाविन, एक्रीफ्लेविन। ये जब डीएनए से रिएक्ट करती हैं या स्टेन करती हैं तो डीएनए को ग्रीन कलर में, आरएनए को रेडिश ऑरेंज में करती हैं। ये हम कैसे देखते हैं, ये प्रोब डाई, ये न्यूक्लिक एसिड में एज ए प्रोब काम करती हैं, यानी कि जब हम, ये फ्लोरेसेंट डाइज होती हैं यानी डिफरेंट कलर्स देती हैं न्यूक्लिक एसिड को, और इसको जब हम यूवी लाइट के अंडर स्टडी करते हैं तभी हम इसको फ्लोरेसेंट लाइट को देख सकते हैं। तो हमें डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड या डिफरेंट रीजन डिफरेंट कलर में दिखाई देते हैं।
तो ये डाइज जो होती हैं ये भी इंटरकैलेटिंग एजेंट की तरह काम करती हैं। In aqueous solution, these dyes can insert themselves in DNA. यानी ये डाइज अपने आप को डीएनए में इंसर्ट कर देती हैं। इंटरकैलेटिंग का मतलब होता है डीएनए के बीच बीच में ये अपने को इंसर्ट कर लेती हैं, उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं between the base in adjacent pairs by a process called intercalation. इसीलिए इन डाइज को, क्योंकि ये डीएनए में अपने को इनकॉर्पोरेट या इंटरकैलेट कर लेती हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स कहते हैं। The acridines are planar or flat molecules which can be intercalated between the base pair of DNA. ये डीएनए के बेस पेयर के बीच में प्रेजेंट होती हैं और डीएनए को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि रेप्लिकेशन के बाद में वहां पे न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन हो जाता है या इंसर्शन हो जाता है। ड्यू टू डिलीशन और इंसर्शन ऑफ इंटरकैलेटिंग एजेंट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर, यानी डीएनए का रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है वहां पर इंटरकैलेटिंग एजेंट की वजह से। ये आप देख सकते हैं प्रोफ्लेविन का डायग्राम है और फॉर्मूला है, और एक्रिडीन ऑरेंज का स्ट्रक्चर है। ये इन दो डाइज का स्ट्रक्चर है। These are the references. Hello students. Today we will discuss about the different mechanism for DNA repairing. Last class में हमने कुछ DNA damages के बारे में पढ़ा था जो म्यूटेशन से होते हैं। म्यूटेशन दो तरीके से होते हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, और ये दोनों ही डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं और डैमेज प्रोड्यूस करते हैं। Although the genetic variation is important for evolution, the survival of individual demands genetic stability also. Evolution के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जेनेटिक्स में वेरिएशन हो, यानी जो कैरेक्टर्स फर्स्ट जनरेशन में हैं उनसे एडवांस कैरेक्टर सेकेंड जनरेशन में आने चाहिए, लेकिन इसके साथ ही एक जेनेटिक स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पूरा का पूरा जीनोम ही चेंज हो जाए। तो अगर ऐसा होता है उस कंडीशन में उस स्पीशीज़ के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो उसे सर्वाइवल के लिए काफ़ी फाइट करनी पड़ेगी। Genetic stability maintenance requires not only an extremely accurate mechanism for replicating DNA, but also mechanism for repairing many accidental lesions that occur continually in DNA. Genetic stability की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि जो DNA रेप्लिकेशन के दौरान डैमेज होता है उसी के रिपेयरिंग के लिए, बल्कि जो एक्सीडेंटली यानी अपने आप से भी होता है या किसी दूसरे सोर्स, किसी केमिकल की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से जो भी डैमेज कॉज होता है उसका रिपेयरिंग भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्पॉन्टेनियस चेंजेस जो होते हैं डीएनए में वो टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि वह अपने आप से भी करेक्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें डिफरेंट रिपेयर मैकेनिज्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो डीएनए डैमेज किसी भी जो भी स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से डीएनए में डैमेज होता है, और जब उनकी रिपेयरिंग होती है तो उसे हम डीएनए रिपेयर कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में बहुत सारे रिपेयर सिस्टम हैं जो डिफरेंट डैमेज डीएनए का होता है उसे रिपेयर करते हैं। डीएनए रिपेयर सिस्टम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। सबसे पहले बात करेंगे हम डायरेक्ट करेक्शन ऑफ चेंजेस।
जितने भी डीएनए में डैमेज या चेंजेस होते हैं, जैसा हमने पढ़ा था कि सिंगल बेस ऑल्टरेशन होता है, डबल बेस ऑल्टरेशन होता है, या फिर एल्काइलेटिंग एजेंट्स के थ्रू होता है, चेन ब्रेक होती है, आयोनाइजेशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है। जो भी डीएनए डैमेज होता है वो रिपेयर होता है, एक तो डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट करेक्शन में आता है डीएनए रिपेयर बाय डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग, photo reactivation of UV induced pyrimidine dimers and repair of alkylation damage। और इनडायरेक्ट में हम SOS रिस्पॉन्स पढ़ते हैं। इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन रिपेयर आता है, इसको हम इनडायरेक्ट करेक्शन में पढ़ते हैं। सबसे पहले है रिपेयर बाय डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग। जैसा कि हम जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की सिंथेसिस के लिए एक एसेंशियल एंजाइम है, लेकिन ये डैमेज को दूर करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है। बैक्टीरियल जीन्स में जो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो हर रेप्लिकेशन में 10⁻⁻7 से 10⁻⁻11 तक इसके एरर होते हैं। DNA polymerases makes error in inserting nucleotides while it is synthesizing the new DNA strand perhaps at the frequency of 10⁻⁻5। जब DNA रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन होता है कि ये न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करता है, उनकी चेन बनाता है और नए स्ट्रैंड में उन्हें जोड़ता जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज की जो एरर की फ्रीक्वेंसी होती है वो भी बहुत कम होती है, 10⁻⁻5 होती है। बहुत सारे बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेजेस जो हैं उनमें 5 से 3 की डायरेक्शन में पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी होती है। पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी का मतलब है 5 से 3 की डायरेक्शन में वह डीएनए का नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है, और इसमें 3 से 5 की डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन में एक्यूरेसी को मेंटेन करती है। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है यह वह एंजाइम है कि अगर कोई गलत एंजाइम आकर अटैच हो रहा है, गलत बेस आकर अटैच हो रहा है, मान लीजिए एडेनिन थाइमिन से करता है बॉन्डिंग और ग्वानिन साइटोसिन से, इन केस अगर किसी भी वजह से ग्वानिन की बॉन्डिंग एडेनिन के साथ हो जाती है तो ये एक मिसमैच पेयर होता है। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ये होती है कि वो उस गलत पेयरिंग को रिमूव कर देता है, तो ये एक एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। जब इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट होता है तो एरर पॉलीमरेज के द्वारा डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कभी कभार पॉलीमरेज भी उसको चेक करने में चूक जाता है। Since the incorrect base cannot form a hydrogen bond with the complementary base, जो incorrect base है वह अपने complementary base के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, जिसकी वजह से पॉलीमरेज जो होता है वो थर्ड OH ग्रुप में न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं करता, जिसकी वजह से वहां पे न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, जिसकी वजह से दोनों नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाती। Thus, डीएनए सिंथेसिस स्टॉल्स, तब डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है और वो प्रोसीड नहीं कर पाती जब तक कि वो रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड रिमूव नहीं हो जाता और उसकी जगह पर कोई सही न्यूक्लियोटाइड नहीं आ जाता। अब ये जो इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड होता है ये 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होती है पॉलीमरेज की उससे रिमूव हो जाता है, जो एज द पॉलीमरेज रिवर्सेस अलोंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के रिवर्स होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन होगी 5 से 3 और जो ये पॉलीमरेज की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है ये 3 से 5 की डायरेक्शन में रन करती है। The polymerase then moves forward again, resuming its 5 to 3 DNA synthesis activity. जब इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाता है तो पॉलीमरेज फिर से अपनी
पोजीशन ले लेता है, 5 से 3 की डायरेक्शन में डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। While 3 to 5 exonuclease activity is a property of bacterial DNA polymerase, क्योंकि जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है रिमूवल की 3 से 5 डायरेक्शन में, वो बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज की है। ऐसी कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज में नहीं पाई जाती। लेकिन जो प्रूफ रीडिंग होती है वो यूकैरियोट्स में भी होती है। उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज दूसरे होते हैं। प्रिज्यूमली इट इज लोकेटेड ऑन द अदर प्रोटीन्स, वह दूसरी प्रोटीन्स पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। तो जो रिपेयर है डीएनए पॉलीमरेज का, ये प्रूफ रीडिंग के द्वारा डैमेज जो है वो रिपेयर हो जाता है अपने आप से। या आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें एडेनिन जो है ये थाइमिन के साथ में बॉन्ड कर रहा है। यहाँ पे एक ये थाइमिन आकर ऐड हो गया। 5 से 3 की डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस चल रही है, ये थाइमिन आके ऐड हो गया। अब थाइमिन ग्वानिन के साथ तो बॉन्डिंग नहीं करेगा, और इसमें बॉन्डिंग तब तक नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि यहाँ पे करेक्ट न्यूक्लियोटाइड नहीं आ जाता। तो अब ये जो टी और जी है इसमें बॉन्डिंग नहीं होगी, ये मिसपेयर्ड है। अब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो 3 से 5 की डायरेक्शन में है वो यही होगी कि एक्सोन्यूक्लियस जो है पॉलीमरेज अपनी इस एक्टिविटी का यूज करके इस थाइमिन को रिमूव कर देता है, और यहाँ पर एक करेक्ट न्यूक्लियोटाइड दैट इज साइटोसिन, क्योंकि ग्वानिन की बॉन्डिंग हमेशा साइटोसिन के साथ में होगी, ये आकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा और फर्दर डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी जब तक कि डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ये डीएनए पॉलीमरेज की प्रूफ रीडिंग है। आप देख सकते हैं प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3 एक्सोन्यूक्लियसेस हैं, जबकि यूकैरियोट्स में पॉलीमरेज डेल्टा और सिग्मा एक्सोन्यूक्लियसेस हैं। सेकेंड मेथड है फोटो रीएक्टिवेशन ऑफ यूवी इंड्यूस्ड पायरिमिडीन डाइमर्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, ये थाइमिन डाइमर को बनाते हैं, जिनकी वजह से एरर उत्पन्न होते हैं। अब इनकी रिपेयरिंग कैसे होती है? डायरेक्ट करेक्शन ऑफ लेजन कैन अकर ऑल्सो इन द रिपेयर ऑफ यूवी लाइट इंड्यूस्ड थाइमिन डाइमर्स। इसमें भी डायरेक्ट करेक्शन होते हैं डैमेज के। By this process of photoreactivation or light repair, the dimers are reverted directly to the original form by exposure of visible light in the wavelength range of 320 to 370 nanometer. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि दो थाइमिन डाइमर में आपस में बॉन्डिंग हो जाती है और वो थाइमिन डाइमर बना लेते हैं। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है। अगर हम उसे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की विजिबल लाइट प्रोवाइड कराएं, जैसे 320 से 370 नैनोमीटर की, तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और उसके आपस के बॉन्ड टूट जाते हैं। क्लॉड एस रूपर्ट एट ऑल ने 1958 में एक एंजाइम को डिस्कवर किया था जिसे फोटोलाइएज कहते हैं। अब ये जो फोटो रीएक्टिवेशन की प्रोसेस होता है, ये फोटोलाइएज एंजाइम से कैटालाइज्ड होता है। फोटोलाइएज एंजाइम की एनकोडिंग के लिए पीएचआर जीन रिस्पॉन्सिबल है। ये तब एक्टिवेटेड होता है बाय अ फोटोन ऑफ लाइट स्प्लिट्स द डाइमर अपार्ट। जब ये एक्टिवेट होता है तो ये डाइमर को स्प्लिट कर देता है, यानी तोड़ देता है, और थाइमिन अपने ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड दैट इज एडेनिन के साथ में बॉन्डिंग करता है। फोटोलाइएज जो होता है ये एंजाइम प्रोकैरियोटिक और लोअर यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, पर ह्यूमंस में ये एब्सेंट होता है। ये आप देख सकते हैं विजिबल लाइट है, ये थाइमिन डाइमर आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं और यहाँ पे डैमेज हो जाता है डीएनए का। इसके बाद में हम जब फोटोलाइएज और पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट इसको प्रोवाइड कराते हैं, तो ये
जो थायमिन थायमिन डाइमर है इनकी बॉन्डिंग टूट जाती है और ये एडेनिन के साथ में बॉन्डिंग कर लेते हैं और ये डैमेज रिपेयर हो जाता है। रिपेयरिंग के बाद में फोटोलाइएज एंजाइम जो है ये रिलीज हो जाता है। तो ये है फोटो रिएक्टिवेशन फॉर रिपेयर ऑफ थायमिन डाइमर। ये इसकी इक्वेशन है। ये दो थायमीन के मॉलिक्यूल हैं, ये एडेनिन के साथ में बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से इनमें आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। ये आप देख सकते हैं इनके आपस में बॉन्डिंग हो गई है और फोटोलाइएज एंजाइम की प्रेजेंस में हम इसे एक विजिबल लाइट प्रोवाइड कराते हैं, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और ये वापस थायमीन थायमीन दो अलग अलग बेसिस में टूट जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिपेयर ऑफ alkylation डैमेज। Some of the base modifying agents, that is alkylating agent, transfer alkyl group to reactive sites on the bases or phosphate। कुछ बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स होते हैं जो डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं। A particularly reactive site is the oxygen of carbon 6 in the guanine। जो एक रिएक्टिव साइट होती है वो ग्वानिन की 6th कार्बन की जो पोजीशन, जो कार्बन 6 पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो उसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिव साइट होती है। The alkylated guanine pairs with thymine and produces a GC to AT transition when the DNA is replicated। जैसे कि हमने एल्काइलेशन में पढ़ा था कि प्यूरिन्स का पैरामिडीन में भी चेंज हो जाता है, तो इसमें जैसे ही ग्वानिन थाइमिन के साथ में पेयरिंग करता है तो ये जीसी से इसका एटी में ट्रांजिशन हो जाता है जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। Alkylation damage like this can be removed by specific DNA repair enzyme। अब इस तरीके के जो alkylation damage होते हैं ये specific DNA repair enzyme से remove हो जाते हैं। In this repair system the modified base is not removed from the DNA। लेकिन इस repair system में जो modified base है जिसमें change आया है वो remove नहीं होता। In this particular case, an enzyme encoded by the ADA gene called O6-methyl guanine methyltransferase recognizes the O6-methyl guanine in the DNA and removes the methyl group, thereby changing it back to its original form। इसमें एक एंजाइम है O6 मिथाइल ग्वानिन मिथाइल ट्रांसफरेज, जो O6 मिथाइल ग्वानिन यानी ग्वानिन की अभी हमने बात की कि उसकी जो 6th कार्बन की पोजीशन में ऑक्सीजन होता है वहां पे आके एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। अब ये जो O6 मिथाइल ग्वानिन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये उस पोजीशन के मिथाइल ग्रुप को रिमूव कर देता है जिससे कि ग्वानिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और इसका रिपेयरिंग हो जाती है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ADA है और ये O6 मिथाइल ग्वानिन है। इसमें ये मिथाइल ग्रुप आकर ऑक्सीजन आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम के जो ऑक्सीजन है उसमें CH3 यानी मिथाइल ग्रुप आकर अटैच हो जाता है और ये O6 मिथाइल ग्वानिन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से रिमूव हो जाता है और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है रिपेयर इन्वॉल्विंग एक्सीजन ऑफ बेस पेयर। एक्सीजन ऑफ बेस पेयर में हमारे 3 डिफरेंट मैकेनिज्म हैं, एक्सीजन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जिसे हम यूवी डैमेज रिपेयर भी कहते हैं। इसके अलावा हमारा बेस एक्सीजन रिपेयर है और मिसमैच रिपेयरिंग है। तो सबसे पहले हम एक्सीजन रिपेयर पढ़ेंगे जिसे हम न्यूक्लियोटाइड या NER या यूवी डैमेज रिपेयर भी कहते हैं। इन 1964 में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जैसे बॉयस, हॉवर्ड, फ्लैंडर्स, सेटलॉ और कैरियर। इन्होंने एक नया DNA रिपेयर सिस्टम डिस्कवर किया। They isolated some UV sensitive mutants of E. coli which after UV irradiation exhibit a higher than normal rate of induced mutation in the dark। इन्होंने E. coli में कुछ अल्ट्रावायलेट सेंसिटिव म्यूटेंट्स को आइसोलेट किया जो यूवी रेडिएशन के बाद में
म्यूटेशन की जो रेट होती है वो उनमें बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल रेट के कंपैरिजन में। इन म्यूटेंट्स को उन्होंने UVRA म्यूटेंट कहा। UV से मतलब अल्ट्रावायलेट से होता है। The UVRA mutant can repair dimers only with the input of light, that is, they have a normal photoreactivation repair system. ये जो UVR म्यूटेंट्स होते हैं, ए म्यूटेंट्स, ये डाइमर्स को तभी रिपेयर करते हैं जब इन्हें लाइट का एक्सपोजर होता है, यानी एक नॉर्मल फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर सिस्टम में। The excision repair system in E. coli corrects not only pyrimidine dimers but also their serious damage induced distortion of the DNA helix. ये DNA helix के जो serious damage होते हैं उनको भी रिपेयर करता है। DNA helix के जो distortions होते हैं ये रिकॉग्नाइज होते हैं by UVRA, UVRB, UVRC endonuclease, a multi-subunit enzyme encoded by 3 different genes. इसमें एंडोन्यूक्लियस UVRABC है जो 3 डिफरेंट जीन से एनकोड होता है, UVRA, UVRB and UVRC. This enzyme makes one cut in the damaged DNA strand, 8 nucleotide to the 5th side of the damage. यह जो एंजाइम होता है, ये जो 5th एंड होता है DNA का, उससे 8 न्यूक्लियोटाइड पर कट करता है और नेक्स्ट कट इसका होता है 3rd एंड पर 4 न्यूक्लियोटाइड तक। तो ये आप इसकी पोजीशंस याद रखिएगा कि 5th एंड के 8 न्यूक्लियोटाइड पर और 3rd एंड के 4 न्यूक्लियोटाइड पर यह एंजाइम जो UVRABC एंडोन्यूक्लियस है ये कट करता है। इस कट की वजह से 12 न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रेच जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का होता है, ये इसमें कट लग जाता है। अब ये जो 12 न्यूक्लियोटाइड का गैप है ये फिल होता है DNA पॉलीमरेज 1 की पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी से। यानी अब ये जो गैप बन गया, ये तो हम बहुत ही कॉमनली फिनोमिनन है कि जो भी गैप बनते हैं रिकॉम्बिनेशन या रेप्लिकेशन में या डैमेज में, वो DNA पॉलीमरेज 1 से फिल होते हैं और DNA लाइगेज से सील होते हैं। तो ये दोनों एंजाइम की एक्टिविटी बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इन दोनों का क्या फंक्शन, इन दोनों का ही नहीं सभी एंजाइम्स के फंक्शन बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये आपके काफ़ी रिकॉम्बिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए फिंगर टिप में कि कौन सा एंजाइम किस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। The excision repair system is found in most of the organisms that have been studied, but इसका जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो ई कोलाई में ही प्रेजेंट होता है। सिमिलर एक्सीजन रिपेयर सिस्टम आर ऑल्सो नोन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में भी ये रिपेयर सिस्टम प्रेजेंट होता है। इट इज़ नोन दैट 12 जीन एनकोड प्रोटीन इन्वॉल्व इन एक्सीजन रिपेयर इन ईस्ट एंड मैमेलियन सिस्टम। जैसा हमने अभी देखा कि ई कोलाई में तो हमारे 3 जीन्स इन्वॉल्व हैं, UVRA, B एंड C, लेकिन जो मैमेलियन और ईस्ट सेल हैं उन सिस्टम हैं उनके रिपेयरिंग में 12 डिफरेंट जीन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोटीन्स के लिए एनकोड करते हैं। ये इसका डायग्राम है। इसमें जैसे हमने देखा कि यूवी रेडिएशन से ये थायमिन डाइमर बनता है। इसमें UVRAB एक्सोन्यूक्लियेज अटैच होगा, उसके बाद में UVRC एक्सोन्यूक्लियेज अटैच होगा। ये एक्सोन्यूक्लियेज है स्पेलिंग EXO एक्सोन्यूक्लियेज। इसके बाद में DNA, अब ये जो UVRABC हैं ये तीनों अटैच हो जाते हैं और ये यहाँ से जो गलत न्यूक्लियोटाइड है उसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे एक गैप बन जाएगा जिसको DNA पॉलीमरेज 1 फिल करेगा और फिल होने के बाद में DNA लाइगेज उसको सील कर देगा, यानी ज्वाइन कर देगा दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड्स को या न्यूक्लियोटाइड्स को, और फिर यहाँ पे कोई भी थायमिन डाइमर नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ जो चेंजेस थे या डैमेज थे वो रिपेयर हो जाते हैं। ये डायग्राम विद समरी है, डिफरेंट डायग्राम है, आप ये डायग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। UVRA रिकॉग्नाइजेज डैमेज and then binds with UVRB. UVRA released
एंड UVRC बाइंड। पहले UVRA रिकॉग्नाइज करता है डैमेज को, फिर B अटैच हो जाता है, फिर A रिमूव हो जाता है और C यहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है। अब UVRC जो होता है ये DNA में दोनों तरफ निक लगाता है यानी कट लगाता है। उसके बाद में ये गैप फिलिंग हो जाती है। इसमें एक डिफरेंट जीन और दिया हुआ है UVRD, आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके फंक्शन है। DNA पॉलीमरेज जो होता है वो गैप फिलिंग कर देता है और लाइगेज उसको सील कर देता है। ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर है। ये डिफरेंट एंजाइम है, मतलब डिफरेंट डायग्राम है, सॉरी। ये अलग अलग डायग्राम में, इसलिए आपको एक ही चीज़ के 3 अलग अलग डायग्राम हैं विद अलग अलग हेडिंग्स। तो आप इसलिए है कि आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको जो भी समझ में आता है या जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप फॉलो कर सकते हैं डायग्राम को। आज हम पढ़ेंगे रिपेयर बाय ग्लाइकोसाइलेसिस। इसे बेस एक्सीजन रिपेयर भी कहते हैं या AP रिपेयर सिस्टम भी कहते हैं। डैमेज्ड बेसिस कैन बी एक्साइज्ड बाय अदर मीन्स, मतलब जितना भी DNA में डैमेज होता है वो दूसरे मेथड से भी रिपेयर हो सकता है। जैसे कि सेल्स में ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो इंडिविजुअल अननेचुरल बेसिस को आइडेंटिफाई करता है। अननेचुरल बेसिस का मतलब है जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में बॉन्डिंग करता है, तो ये नेचुरल बेसिस होते हैं। अगर इनमें से कोई मिसमैच पेयरिंग होती है तो उसे अननेचुरल बेस कहते हैं। ये इसे कैटेलाइज करता है और इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसके साथ वो बेस अटैच होता है उन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है और रिमूव कर देता है। इस कैटालिटिक एक्टिविटी की वजह से जहाँ पे भी DNA में बेस रिमूव होता है वहाँ पर एक गैप बन जाता है। अब इस गैप को या इस होल को AP साइट कहते हैं। इसमें एप्यूरिनिक स्टेज, यानी एप्यूरिनिक का मतलब है जहाँ पे प्यूरिन नहीं है, जहाँ पे एडेनिन या ग्वानिन में से कोई भी बेस एब्सेंट है, और पायरिमिडिनिक जहाँ पर साइटोसिन और थाइमिन नहीं होते। तो एप्यूरिनिक या एपायरिमिडिनिक जो स्पेस होता है वो AP साइट कहलाता है। ये जो होल्स बनते हैं यह नेचुरल स्पॉन्टेनियस चेंजेस की वजह से बनते हैं। नेचुरल स्पॉन्टेनियस चेंजेस का मतलब है जहाँ पे बेस अपने आप से रिमूव हो जाते हैं। This enzymatic repair is accomplished by a uracil DNA glycosylase coded by UNG gene which recognizes and removes uracil in DNA by cleaving an glycosidic bond to remove the base। अब इसमें क्या होता है, एक एंजाइम है ग्लाइकोसाइलेज जिसका नाम है यूरेसिल DNA ग्लाइकोसाइलेज। अब यूरेसिल जो है, हमने जब डैमेज के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि साइटोसिन का चेंज हो जाता है यूरेसिल में, और यूरेसिल जो होता है ये RNA का कंपोनेंट होता है, DNA का कंपोनेंट नहीं होता। तो अगर यूरेसिल साइटोसिन यूरेसिल में चेंज हो जाता है तो ग्वानिन यूरेसिल के साथ बॉन्ड करता है जो कि एक अननेचुरल बेस पेयरिंग है। अब जो यूरेसिल DNA ग्लाइकोसाइलेज है ये इस बॉन्ड को आइडेंटिफाई करता है और यूरेसिल और जो शुगर के बीच में बॉन्डिंग होती है दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है और बेस को रिमूव कर देता है। और ये जो जीन है यूरेसिल DNA ग्लाइकोसाइलेज ये UNG जीन से कोड होता है। The enzyme AP endonuclease recognizes that there is a hole and cut the DNA backbone on the third side beside the missing base। अब जो AP endonuclease एंजाइम होता है ये इस होल को या गैप को रिकॉग्नाइज करता है और DNA की बैकबोन को थर्ड एंड पर, जहाँ पे वो बेस मिसिंग है उसके थर्ड एंड पे कट करता है।
This leaves a primer and from which DNA polymerase 1 initiate repair synthesis. डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ये रिपेयर सिंथेसिस को स्टार्ट करता है अपनी 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को यूज़ करके, और ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है जहाँ पे भी बेस मिसिंग होता है, एंड देन यूजिंग इट्स 5 to 3 डीएनए पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी टू फिल इन द गैप। तो ये फिर पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी को यूज़ करके उस गैप को फिल कर देता है। जैसे अब हमने लास्ट लेक्चर में भी सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको अच्छे से याद करवाया था कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो गैप को फिल करता है और डीएनए लाइगेज जो होता है उस गैप को सील कर देता है। तो जब सील हो जाती है तो पूरा एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बन जाता है और उसके बाद में वो स्ट्रैंड की रिपेयरिंग कंप्लीट हो जाती है। द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 इन दिस रिपेयर सिस्टम इन विच द एंजाइम साइमल्टेनियसली मेक्स न्यू डीएनए and remove nucleotides ahead of the growing DNA chain is called nick translation। तो जब ये साइमल्टेनियस न्यू डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये रिपेयर सिस्टम में अपनी एक्टिविटी को यूज़ करके नया न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करता है, गैप को फिल करता है और ये ग्रोइंग चेन बनाता है, और जहाँ पे भी कट लगता है और इसके बाद के प्रोसेस को निक ट्रांसलेशन कहते हैं। ये इसका डायग्राम है। देखिए डीएनए डैमेज है, यहाँ पे अननेचुरल बेस पेयरिंग है, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम है, एपी साइट बनेगी जहाँ पे भी वो होल होगा, गैप होगा, एपी एंडोन्यूक्लियस है, ये लॉन्ग पैच है, ये शॉर्ट पैच है, और इस तरीके से इसमें पॉलीमरेज और लाइगेज अपने अपने रोल परफॉर्म करते हैं, गैप को फिल करते हैं और लाइगेज उसको फाइनली सील कर देता है। दिस इज अनदर डायग्राम। ये यूरेसिल डीएमिनेटेड साइटोसिन है। मैंने आपको बताया था साइटोसिन में जब डीएमिनेशन का प्रोसेस होता है तो वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है। यू जो है वो जी के साथ बॉन्डिंग, ये अननेचुरल बेस है। यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है ये अनवांटेड बेस यूरेसिल को रिमूव कर देता है, यहाँ पे एपी साइट बन जाती है। फिर एपी एंडोन्यूक्लियस एंड फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम वर्क करते हैं, ये एपी साइट को क्लीव कर देते हैं। डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज अपना अपना रोल करते हैं, न्यू डीएनए सिंथेसाइज करता है पॉलीमरेज और लाइगेज उस गैप को सील कर देता है और डैमेज रिपेयर हो जाता है। दिस इज अनदर डायग्राम। दिस इज फॉर यूकैरियोट्स में पॉलीमरेज बीटा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज फंक्शन करता है और प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेज 1 फंक्शन करता है गैप को फिल करने के लिए। Another repair system is mismatch repair. The replication process does not exhibit perfect fidelity in inserting nucleotides in the new chain. जो replication process होता है उसमें काफ़ी हद तक accuracy होती है, लेकिन इसमें कभी कभार error आ जाते हैं। अगर error आते हैं तभी वो mismatch बॉन्डिंग होती है जहाँ पे रिपेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मिसमैचिंग हो रही है या अननेचुरल बेसिस ऐड हो रहे हैं तो उसके लिए अ नंबर ऑफ एरर करेक्शन सिस्टम भी होते हैं जो इन म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं जीनोम में। डीएनए पॉलीमरेज की जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वो सफिशिएंट होती है काफ़ी हद तक काफ़ी सारे एरर्स को करेक्ट करने के लिए, लेकिन बहुत सारे एरर्स ऐसे भी होते हैं जो रेप्लिकेशन के बाद में अनकरेक्टेड रह जाते हैं। तो उन अनकरेक्टेड एरर्स को रिमूव करने के लिए रिपेयर सिस्टम्स होते हैं। सच एरर्स यूजुअली इन्वॉल्व मिसमैच बेस पेयर्स विच इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन बिकम फिक्स्ड एज mutation. Many mismatched base pair left after DNA replication may be corrected by another system of repair called mismatch repair. जैसे कि हमने अभी बात की कि डीएनए पॉलीमरेज की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की वजह से काफ़ी सारे मिसमैच बेस पेयर जो होते हैं वो करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अनदर सिस्टम होते हैं जो इन मिसमैच पेयरिंग्स को करेक्ट करते हैं। उनमें से एक मिसमैच रिपेयर सिस्टम है। मिसमैच रिपेयरिंग को करेक्ट करने के लिए ई कोलाई में 3 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, म्यूट एस, म्यूट एल एंड म्यूट एच।
The mismatch repair system can detect mismatches by recognize mismatch base pair. अब ये जो mismatch repair system है ये कैसे डिटेक्ट करता है? सबसे पहले ये mismatch base pair को रिकॉग्नाइज करता है. Determine which base is mismatch is the incorrect one. ये उस बेस को पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करता है जो इनकरेक्ट होता है. उसके बाद में ये रिपेयर सिंथेसिस को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, करेक्ट बेस को वहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं और रिपेयरिंग करते हैं. It is interesting to know how does repair system know which strand has mismatch error occur during replication in E. coli. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कैसे एक रिपेयर सिस्टम ये समझ सकता है कि पूरे डीएनए रेप्लिकेशन में कहाँ पे मिसमैच एरर हो रहा है. इट इज़ पॉसिबल, ये बहुत पॉसिबल है हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकें ओरिजिनल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से. इमीडिएटली आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ मिथाइलेटेड डीएनए ओनली द ओरिजिनल पैरेंटल स्ट्रैंड कैरीज द मिथाइल ग्रुप. रेप्लिकेशन के बाद में डीएनए मिथाइलेटेड डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद में जो ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड होता है सिर्फ उसी में ही मिथाइल ग्रुप होता है. During the period while the newly synthesized strand awaits the introduction of methyl, the two strand can be distinguished. जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है उसमें बाद में मिथाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है, तो हम जब रेप्लिकेशन के तुरंत बाद में ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है और जिसमें मिथाइल ग्रुप अभी नहीं इंट्रोड्यूस हुआ है वो हमारा डॉटर स्ट्रैंड है. एट दिस अंडर मिथाइलेटेड कंडीशन हम पेरेंट और डॉटर स्ट्रैंड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस स्टेज पर. E. coli DNA is methylated because of the activities of DNA adenine methylase. E. coli के DNA में मिथाइलेशन DNA एडिनिन मिथाइलेज यानी डैम की एक्टिविटी से होता है जो एडिनिन को 6 मिथाइल एडिनिन में कन्वर्ट कर देता है and the DNA cytosine methylase which converts internal cytosine to 5-methyl cytosine. इसमें दो कन्वर्जन होते हैं, एक तो एडिनिन 6-मिथाइल एडिनिन में चेंज हो जाता है, सीक्वेंस होता है इसका 5 से 3 की डायरेक्शन में GATC, और दूसरा जो होता है DCM, ये एंजाइम साइटोसिन को 5-मिथाइल साइटोसिन में कन्वर्ट कर देता है. इसका सीक्वेंस होता है 5 से 3 की डायरेक्शन में CCA-GG और CCT-GG. ये जो मिथाइलेशन होते हैं ये म्यूटाजेनिक नहीं होते. म्यूटाजेनिक का मतलब होता है म्यूटेशन हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन ये मिथाइलेशन म्यूटाजेनिक नहीं है. इसका मतलब इनमें रिपेयरिंग पॉसिबल है, क्योंकि म्यूटेशन में रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं होती. यही बेसिक फ़र्क होता है डीएनए डैमेज और म्यूटेशन में, कि म्यूटेशंस जो होते हैं ये हेरिटेबल होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, लेकिन जो डीएनए डैमेज होते हैं वो रिपेयर हो सकते हैं. अब ये जो कन्वर्जन है इसकी वजह से रेप्लिकेशन में डिले होता है और डॉटर स्ट्रैंड के मिथाइलेशन में भी डिले होता है. इस डिले की वजह से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि ये जो मिसमैचेस हैं इनमें जल्दी से रिपेयर हो जाए और यहाँ पे करेक्टेड जो बेसिस हैं वो आपस में बॉन्डिंग कर लें. ई कोलाई में 3 मिसमैच रिपेयर सिस्टम होते हैं उनकी रिलेटिव लेंथ के अकॉर्डिंग, और ये रिपेयर सिस्टम से रिपेयर हो जाते हैं. ये 3 जो रिलेटिव लेंथ होती हैं, 3 रिपेयर अलग अलग सिस्टम हैं. ये लॉन्ग पैच, शॉर्ट पैच एंड वेरी शॉर्ट पैच होते हैं. ई कोलाई में लॉन्ग पैच सिस्टम में 3 म्यूट प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा था, म्यूट H, म्यूट L और म्यूट S, जो म्यूटेजेंस के द्वारा कोड होते हैं. जो म्यूट H प्रोटीन है ये अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड को 5th एंड पर कट करती है यानी क्लीव करती है. The combined action of a helicase 2 and exonuclease 1 then removes a segment of new strand between the cleavage site and a point just beyond the mismatch. अब जैसा कि हेलिकेज 1 और हेलिकेज 2 और एक्सोन्यूक्लियस 1 जो होते हैं वो इस सेगमेंट को रिमूव कर देते हैं. जैसे ही डीएनए में से सेगमेंट रिमूव होगा वहाँ पे गैप फिल हो जाएगा. जैसे ही गैप बनेगा डीएनए पॉलीमरेज 1 एक्टिव होगा और वो लाइगे उस गैप को फिल कर देगा, और जब
गैप फिल हो जाएगा तो डीएनए लाइगेज उसको सील कर देगा। तो मिसमैच रिपेयर ऑल्सो टेक्स प्लेस इन यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स में भी होता है, लेकिन इनके प्रोटीन्स और उनको एनकोड करने वाले जीन्स अलग होते हैं। जैसे ह्यूमंस में 4 जीन्स हैं, HMS H2, HMLH1, HPMS1 एंड HPMS2 ये आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनमें से HMSH2 जो होता है ये ई कोलाई के म्यूट एस के होमोलोगस होता है, यानी वही फंक्शन करता है जो म्यूट एस करता है। और जो बाकी के 3 जीन्स हैं वो ई कोलाई के म्यूट एल के होमोलोगस होते हैं, यानी म्यूट एल के जैसा उनका फंक्शन होता है। द जीन्स आर नोन एज म्यूटेटर जीन। इन जीन्स को म्यूटेटर कहते हैं because loss of function of such a gene result in increased accumulation of mutation in the genome। इनको म्यूटेटर जीन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये जीन अपना फंक्शन नहीं करेंगे तो जीनोम में म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी ये जीन जब तक फंक्शनल रहते हैं वे म्यूटेशन होने से रोकते हैं, इसलिए इनको म्यूटेटर जीन्स कहते हैं। Mutation in any one of the 4 human mismatch repair genes confers a phenotype of hereditary predisposition to form a colon cancer called hereditary non-polyposis colon cancer। Humans में ये जो mismatch repair genes होते हैं ये HNPCC को इंट्रोड्यूस करते हैं, इनकी वजह से कोलन कैंसर जो होता है ये इंट्रोड्यूस होता है। ये इसका डायग्राम है मिसमैच पेयरिंग का। ये आपका पूरा डीएनए का स्ट्रैंड है, N6 मिथाइल एडेनिन है। ये टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है, आप इजीली देख सकते हैं। जहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा वो हमारा पैरेंटल स्ट्रैंड है, और जो अनमिथाइलेटेड डीएनए है वो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। इसमें म्यूट एस जो है वो मिसमैच पे पेयरिंग करता है, बाइंड कर जाता है। ये आपकी GATC और CTAG साइट्स हैं जो मिथाइलेटेड हैं। म्यूट एस जो है मिसमैच से ये बॉन्ड करता है, उसके बाद में इसमें म्यूट एल और म्यूट एच जो होते हैं ये अटैच होते हैं, और ये इस तरीके से कर्व्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी ये जो मिसमैच पेयरिंग है इसको अनमिथाइलेटेड और मिथाइलेटेड, ये अनमिथाइलेटेड के करीब ले आती है इसको, मतलब इनकी पोजीशन काफ़ी पास हो जाती है। अब जो म्यूट एच है ये अनमिथाइलेट डीएनए, ये वाला जो अनमिथाइलेटेड डीएनए है इसमें कट करती है और इसमें स्ट्रैंड को रिमूव हो जाता है। उसके बाद में ये नया डीएनए सिंथेसाइज होता है डीएनए पॉलीमरेज से, और डीएनए लाइगेज उसको करेक्ट बेस पेयरिंग के साथ में सील कर देता है। तो ये हमारी मिसमैच पेयरिंग जो होती है ये करेक्ट हो जाती है। ये इसका दूसरा डायग्राम है। सारे फंक्शन वही हैं। म्यूट एस जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा मिसमैच को और बाइंड करेगा। इसके बाद में म्यूट एस और म्यूट एल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्सोन्यूक्लियस और हेलिकेज जो होता है वो डॉटर स्ट्रैंड से अनकरेक्टेड पोर्शन को कट करके रिमूव कर देता है। पॉलीमरेज 1 और 3 जो होते हैं वो गैप को फिल कर देते हैं, लाइगेज उसको सील कर देता है। ये मैं डिफरेंट डायग्राम्स आपको इसलिए शेयर करती हूँ, एक ही चीज़ के अलग अलग डायग्राम हैं, आपको जो समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है, या फिर आप और भी बुक्स में इसको एज ए रेफरेंस ढूंढिए और पढ़िए कि अगर आपको इससे बेटर कोई मिलता है तो आप मुझे भी सजेस्ट करिए। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, अलग अलग डायग्राम से आप समझिएगा इसको। ये यूकैरियोट्स में है जो कि कोलन कैंसर को इंट्रोड्यूस करता है। इसमें एंजाइम्स अलग अलग होते हैं, प्रोसेस वही रहेगा। सेगमेंट जो अनकरेक्टेड है वो रिमूव होगा, उसके बाद में गैप फिल होगा और गैप सील हो जाएगा, सिर्फ उनके एंजाइम्स और प्रोटीन्स अलग अलग होते हैं। ये मिसमैच पेयरिंग की पूरी समरी है, इसमें ह्यूमंस में है। ये HNPCC, इसमें अभी मैंने आपको बताया कि ये कोलन या कोलोरेक्टल कैंसर को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में है। ये डीएनए पॉलीमरेज की प्रूफ रीडिंग है। नेक्स्ट आता है हमारा रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर।
Recombinational repair is a process of repair when excision repair mechanism get failed. Recombinational repair तब काम करते हैं जब हमारा excision repair system जो होता है वो fail हो जाता है, और ये process recombination का सिर्फ replication के बाद में होता है, इसलिए इसे post replication repair भी कहते हैं. Homologous recombination and non-homologous end joining mechanism can repair DNA or result in changes in DNA sequence to varying degree. The cell has alternative mechanism for repairing the damaged DNA at the replication fork. The normal action of DNA polymerases cannot copy pyrimidine dimer, that is TT or CC, and other types of lesions. Therefore, replication is blocked at the damaged site. Hence, replication can be initiated again at downstream of the damaged site by the synthesis of an Okazaki fragment which proceeds along the damaged template strand. Recombinational repair जो है रेप्लिकेशन के बाद में होता है, इसलिए इसे पोस्ट रेप्लिकेशन रिपेयर कहते हैं. इसमें होमोलोगस और नॉन होमोलोगस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें जो सेल होती है ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म रखती है डैमेज डीएनए को रिपेयर करने के लिए, जो सिर्फ रेप्लिकेशन फॉर्क पे ही प्रेजेंट होता है. और इसमें डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पायरामिडीन डाइमर को कॉपी नहीं कर पाता, इसलिए डैमेज साइट पर डीएनए रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाता है. और उसके बाद में इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट की इनिशिएशन स्टार्ट होती है, जो डैमेज टेम्पलेट स्ट्रैंड के उस प्रोसीड करती है. This result in synthesis of a daughter strand having a gap opposite to the damaged site of the parental strand. इसका रिजल्ट ये होता है कि जो डॉटर स्ट्रैंड होती है उसमें एक गैप प्रेजेंट होता है डैमेज साइट पर. अब ये जो गैप है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में, ये रिपेयरिंग जो होती है इसकी वो रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर मैकेनिज्म से होती है या फिर एरर प्रोन रिपेयर मैकेनिज्म से. जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो इस लेजन को बाईपास कर सकता है और डाउन स्ट्रीम में रेप्लिकेशन को री इनिशिएट करता है न्यू साइट से, यानी कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट एक नया सेगमेंट बनेगा जहां से रेप्लिकेशन का री इनिशिएशन होता है. इन रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर द गैप इज फिल्ड बाय रिकॉम्बिनेशन विद द अनडैमेज्ड पेरेंटल स्ट्रैंड. अब इसमें जो गैप होता है ये रिकॉम्बिनेशन से फिल होता है, और रिकॉम्बिनेशन के लिए जो सेगमेंट होता है वो पेरेंटल स्ट्रैंड से आता है. वन स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंटल डीएनए इज अनडैमेज्ड. एक स्ट्रैंड उसका अनडैमेज्ड होता है, इसलिए वो नॉर्मल डॉटर मॉलिक्यूल में रेप्लिकेशन के दौरान कॉपी कर सकता है. Although this leaves a gap in the previously intact parental strand, and the gap can be filled by DNA polymerase and ligase by using the intact daughter strand as a template. अब इसमें जो गैप बनता है वो DNA polymerase और ligase से फिल भी होता है और सील भी होता है, और इसके लिए जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है वो डॉटर स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज करता है. Thus two intact DNA molecules are formed. इसके बाद में दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और इसमें जो थाइमीन डाइमर होता है वो एक्सीजन रिपेयर से रिमूव हो जाता है. इन ई कोलाई प्रोबेबली रैक ए प्रोटीन कैटेलाइजेज डीएनए स्ट्रैंड फॉर सिस्टर स्ट्रैंड एक्सचेंज. ई कोलाई में रैक ए प्रोटीन होती है जो इस एक्सचेंज के लिए कैटेलाइज करती है. इसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट जो होता है वो बिना किसी डिफेक्ट के एक्साइज्ड हो जाता है और स्ट्रैंड से, और जो होमोलोगस डीएनए सेगमेंट है वो रिपेयर हो जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क पे. इट इज इंसर्टेड इनटू द गैप क्रिएटेड बाय एक्सीजन ऑफ थाइमीन डाइमर. अब जो थाइमीन डाइमर में एक्सीजन के बाद में जो गैप बनता है उसमें ये इंसर्ट होता है. द कॉम्बिनेशन एक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए लाइगेज जॉइन द इंसर्टेड पीस, और इसके बाद में जो गैप बनता है इस डोनर डीएनए मॉलिक्यूल इज ऑल्सो. अब ये जो गैप बना है डोनर डीएनए जब उसको डोनेट कर देता है तो उसके बाद उसमें गैप बन जाता है, वो गैप डीएनए पॉलीमरेज 1 से फिल होता है और लाइगेज एंजाइम से सील हो जाता है. ये रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर का डायग्राम है. ये थाइमीन डाइमर बना हुआ है यहाँ पे.
अब जो द गैप इज अनडैमेज्ड पेरेंटल स्ट्रैंड इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड लाइगेज। डीएनए पॉलीमरेज 1 और लाइगेज की एक्टिविटी होती है और थायमिन डाइमर रिपेयर हो जाता है, ये नया स्ट्रैंड बन जाता है। इसके बाद में यहाँ पे गैप हो जाता है। इसके बाद में ये गैप मतलब इसमें रिकॉम्बिनेशन रिपेयर में क्या होता है कि एज ए पेरेंट जो है वो डॉटर स्ट्रैंड को भी टेम्पलेट यूज़ कर सकता है और जो डॉटर स्ट्रैंड होता है वो पेरेंटल डीएनए से, यानी आपस में दोनों के सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे को एज ए टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द अनदर डायग्राम फॉर रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर। Polymerase initiates reinitiate downstream. This is thymine dimer, the damaged part. Polymerase reinitiate the downstream of dimer. Undamaged parental strand recombine into gap filled by polymerase 1 and ligase. Next is SOS repair. So far we have discussed DNA repair mechanism like photoreactivation, excision repair, post-replication repair, which are not mutagenic. The SOS repair is an error-prone mechanism in which repair occurs when cells are damaged due to UV light, yet allowing cells to survive at the cost of mutagenesis. SOS रिपेयर अकेला ऐसा रिपेयर सिस्टम है जिसमें डीएनए डैमेज्ड स्टेज में रिस्पॉन्स करता है। अगर उसमें डैमेज या एरर नहीं होगा तो वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। तो SOS रिपेयर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सिर्फ डैमेज कंडीशन में ही फंक्शन करता है। द सेल्स सर्वाइव विद म्यूटेशन, और इसमें सेल्स जो हैं वो म्यूटेशंस के लिए सर्वाइव करती हैं, इसलिए SOS रिपेयर सिस्टम जो है ये म्यूटाजेनिक होता है। SOS response is triggered when other repair system fails due to accumulation of unpaired DNA in the cell. SOS का मतलब होता है Save Our Soul is a bypass repair system which is also called as emergency system. The damage in DNA itself induces the SOS regulatory system, which is complete cellular mechanism. This is S is missing here. This is SOS regulatory system, which is a complete cellular mechanism. SOS works where photodimers are formed that leads to cell death. SOS वहाँ काम करते हैं जहाँ पे फोटोडाइमर्स बनते हैं जिनकी वजह से सेल में डेथ भी हो जाती है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ SOS इन E. coli. It is coordinated with cellular response in E. coli and aids in the survival of the organism by affecting expression of proteins that are involved in cell division, replication, recombination and excision repair. SOS सिस्टम जो होता है ये DNA टेम्पलेट की एब्सेंस में काम करता है। So therefore many errors arise leading to mutation. तो यहाँ पे बहुत सारे errors होते हैं जो mutation cause करते हैं। The key regulatory element जो होता है इसमें वो एक repressor होता है called LEX-A repressor का मतलब जो किसी भी रिप्रेस करता है किसी भी इक्वेशन को या एक्टिविटी को, और इसमें एक RAC-A प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। In E. coli, any block to DNA replication caused by DNA damage produces signal that activate the E. coli RAC-A protein. इसमें जब भी DNA रेप्लिकेशन जब होता है उसके बाद में DNA डैमेज होता है तो इसमें E. coli में एक RAC-A प्रोटीन जो होती है वो सिग्नल एक्टिवेट करती है। RAC-A जब एक्टिवेट होता है it causes autocatalytic proteolytic cleavage of LEX-A repressor. Cleavage occurs at the specific Ala-Gly-peptide bond. RAC-A जो होता है ये कोप्रोटीएज की तरह फंक्शन करता है और ये प्रोटीएज एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। इट ऑल्सो प्रमोट बेस पेयरिंग बिटवीन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इन अ डबल स्ट्रैंडेड DNA. ये इन दोनों के बीच में बेस पेयरिंग को भी प्रमोट करता है। The LEX-A repressor regulate the transcription of all SOS gene.
लेक्स ए रिप्रेसेस एसओएस रिस्पॉन्स। जो लेक्स ए है वो एसओएस रिस्पॉन्स को रिप्रेस करता है बाय द बाइंडिंग टू अ 20 बेस पेयर स्ट्रैच ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एसओएस बॉक्स. When the genome is subjected to heavy damage through exposure of UV light or a damaging reagent, जब भी जीनोम में यूवी लाइट की वजह से डैमेज होता है तो ये रिपेयर सिस्टम एक्टिव हो जाता है. डीएनए रिपेयर बिकम सिग्निफिकेंटली लेस एक्यूरेट एंड हाई म्यूटेशन रेट इज ऑब्जर्व्ड. इसमें जो डीएनए रिपेयर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है और म्यूटेशन रेट की ज़्यादा होती है, और ये म्यूटेशन इसमें काफ़ी ऑब्जर्व किया जाता है. इसीलिए एसओएस को म्यूटाजेनिक रिपेयर भी कहते हैं. High level of DNA damage effectively bring normal DNA replication to a halt in E. coli because normal DNA replication with polymerase III cannot proceed past many type of DNA lesions. इन दिस सिचुएशन इसमें क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो जैसे कि दूसरे रिपेयर सिस्टम में फंक्शन करता है वैसा फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से नॉर्मल इसमें रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं होती. इस सिचुएशन में डीएनए पॉलीमरेज 5 और UMED2C जो होता है ये डीएनए रेप्लिकेशन में परफॉर्म करता है. प्रोटीन रैक ए जो होती है ये ट्रिगर करती है एक्टिवेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज वी. फिफ्थ, द UMVD जिसे हम NMU अल्ट्रावायलेट म्यूटेजेनेसिस के लिए भी कहते हैं, प्रोटीन जो होती है ये UMUD को क्लीव कर देती है जब रैक ए एक्टिवेटेड होता है, और जो क्लीवेज इवेंट होता है वो UMVD की वजह से एक्टिवेट होता है. ये इसकी दो कंडीशंस हैं, एक तो ये अनट्रीटेड सेल है और ये इंड्यूस्ड सेल है. इसमें दो स्टेट आती हैं, एक अनइंड्यूस्ड स्टेट होती है, एक इंड्यूस्ड स्टेट होती है. अनइंड्यूस्ड स्टेट में क्या होता है कि इसमें एसओएस सिस्टम फंक्शन नहीं करता और इसमें म्यूटेशन भी नहीं होता, तो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है. तो नॉर्मल कंडीशन में इसमें प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाती. लेक्स ए जो जीन है वो लेक्स ए प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से ये रिप्रेशन हो जाता है इसमें ट्रांसक्रिप्शन के उन जीन्स का जो डीएनए रिपेयर सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं. और जो रैक ए जीन है ये रैक ए प्रोटीन को एक्टिव करती है जो कि नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव होती है. तो इसमें लैक्स ए और रैक ए का आपस में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से इसमें कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस हो. तो जब डीएनए डैमेज नहीं होता, नॉर्मल कंडीशन में इसमें सप्रेशन ही रहता है, इसमें कोई फंक्शनल एक्टिविटी नहीं होती. लेकिन जब डीएनए डैमेज होता है तो लेक्स ए जीन जो है वो लेक्स ए प्रोटीन को एनकोड करती है, और रैक ए जो होती है डैमेज के बाद में रैक ए प्रोटीन एक्टिवेटेड हो जाती है, और ये रैक ए जो होती है ये स्टिमुलेट करती है लेक्स ए को कि वो अपने आप को ब्रेक कर ले. तो रैक ए और लेक्स ए आपस में कंबाइंड होकर लेक्स ए प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, और लेक्स ए जो होती है वो टूट जाती है. इसके क्लीव्ड होते ही यानी क्लीव्ड लेक्स ए प्रोटीन कंडीशन आते ही इसमें कोई रिप्रेशन नहीं होता, और जो रिपेयर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है. यानी रैक ए जो होती है ये हाईली एक्सप्रेस करती है और लेक्स ए को स्टिमुलेट करती है क्लीव करने के लिए, और उसके क्लीवेज के बाद ही इसमें जीन्स का रिपेयरिंग होती है और ट्रांसक्रिप्शन होता है. तो इसमें जो डैमेज कंडीशन होती है वो यूजफुल होती है, और डैमेज कंडीशन में ही इसका पूरा जो सिस्टम है वो एक्टिव होता है. This is another diagram for ionizing radiation that cause thymine dimers. एंड रैक ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉम्प्लेक्स बनता है. रैक ए जो होता है ये एक्टिवेट करता है प्रोटियोलिसिस को, और इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है एसओएस रिपेयर जीन्स का. दिस इज अनदर डायग्राम फॉर एसओएस रिपेयर.
So this is all about the DNA repair mechanism. These all the references that I have used for preparing this PPT. Thank you so much. Have a nice day.